इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वन, लास्ट जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। और लास्ट लेक्चर में हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स देखा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने वेरिएबल सेपरेबल देखे और उसकी उसका जनरल सोल्यूशन देखा, और एक स्पेसिफिक केस के लिए डिस्कस किया था, जो कि उसकी एग्जांपल थी, और प्रॉपर्टीज़ देखी थी। और प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी जो वेरिएबल सेपरेबल जो सोल्यूशन होते हैं उनको यूज़फुल बनाती हैं। वो दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ थी, एक कंप्लीटनेस और दूसरी थी ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक। तो ऑर्थोगोनैलिटी को यूज़ करते हुए, यानी कि फोरियर ट्री को यूज़ करते हुए हम कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। और कंप्लीटनेस इस बात की श्योरिटी है कि आपको वो जो आइगन फंक्शंस मिलेंगे जो इसके होंगे आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, वो कंप्लीट होंगे। आप उसको वो उसके लीनियर कम्बिनेशन से आप पोटेंशियल को लिख सकते हो। तो आज की डिस्कशन है हमारी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आपको पता है जो राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में डील किया जाए तो ज़्यादा आसानी होती है, या फिर आप ये कहेंगे फॉर राउंड ऑब्जेक्ट्स स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर मोर नेचुरल। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास जो लेप्लेस इक्वेशन है वो ये है, 1/r² पार्शियल और पार्शियल आर इंटू r² पार्शियल v और पार्शियल आर। तो ये हमारे पास है लेप्लेस इक्वेशन, ये आर की टर्म है, ये थीटा की टर्म है, और ये हमारे पास फाई की कंट्रीब्यूशन है। और अगर आप के पास प्रॉब्लम है जो एजीमुथली सिमेट्रिक है, यानी कि आपके जो पोटेंशियल है वो फाई डिपेंडेंट नहीं है, तो ये टर्म जाती रहेगी। हम इसी सिचुएशन के लिए, इसी केस के लिए कि हमारे पास जो सिमेट्री है वो एजीमुथल है, तो हमारे पास जो वेरिएबल पोटेंशियल रहेगा वो दो टाइप के वेरिएबल होगा, डिपेंडेंसी होगी उसकी, एक आर की और दूसरी थीटा की। इसी का ही जनरल सोल्यूशन लिखेंगे इसी केस का ही, और इसी केस को ही लेके हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की जो पहली हमारे पास स्टेप होता है वो ये है कि हम सपोज कर लेते हैं कि लेट्स सपोज जो हमारे पास पोटेंशियल है जो आर और थीटा के डिपेंडेंसी है, वो सोल्यूशन वो एक प्रोडक्ट है दो टाइप के फंक्शंस का। जो आर, एक फंक्शन है कैपिटल आर जो सिर्फ आर पे डिपेंडेंट है, और दूसरा फंक्शन है कैपिटल थीटा जो सिर्फ थीटा पे डिपेंड है। अब अगर आप इसी को पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो पहले ही हमारे पास जो टर्म है वो आर की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, तो आर टर्म अंदर आ जाएगी, थीटा बाहर आ जाएगा। और इसी तरह दूसरी टर्म हमारे पास थीटा डिपेंडेंट है, थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, थीटा अंदर आ जाएगा और आर बाहर आ जाएगा। और ये मान दो कि ये आर हमारा इस डेरिवेटिव के लिए भी कांस्टेंट है, तो इससे भी बाहर आ जाएगा, और ये थीटा इस डेरिवेटिव के लिए भी कांस्टेंट है और यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो आप ये करेंगे पूरी इक्वेशन को आर और इस पूरी इक्वेशन को आर और थीटा से डिवाइड कर देंगे। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को कैपिटल आर, यानी कि ये जो वी की वैल्यू है कैपिटल आर और थीटा से डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो थीटा वाली टर्म है इसमें कैंसिल आउट हो जाएगी, और इसमें हमारे पास आर वाली टर्म कैंसिल आउट होगी। तो ये डिवाइड करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, 1/r d/dr इंटू r² dr/dr। तो इस तरह हमारे पास जो दूसरी टर्म है थीटा के लिए, तो ये जो इक्वेशन पूरी बन गई है इसमें हमारे पास कोई आर की वैल्यू थीटा की टर्म नहीं है, और ये हमारे पास पूरी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास कोई आर की टर्म नहीं है। तो अगेन बिल्कुल वही आर्गुमेंट कि जो दो फंक्शन हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं उनका सम इक्वल टू कांस्टेंट हो। ये हमारे पास फंक्शन ऑफ थीटा है, अगर मैं लिखना चाहूँ इसको, तो ये मेरे पास है एफ ऑफ थीटा, और ये मेरे पास फंक्शन है लेट्स से कह लें जी ऑफ आर है। ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शंस का सम इक्वल टू कांस्टेंट तभी हो सकता है जब आपके पास इंडिविजुअल जो फंक्शन है वो कांस्टेंट हो, ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम इसको डिनोट करेंगे दोनों को, एक कांस्टेंट से एक पॉजिटिव होगा वही कांस्टेंट दूसरा नेगेटिव होगा, ताकि हमें सम मिलके मिले, सम उनका जीरो। सो ईच टर्म मस्ट बी कांस्टेंट, और मैंने एक जो टर्म है ये वाली उसको असाइन किया कांस्टेंट एल इंटू एल प्लस वन। और ये हमने क्यों किया ये आपको थोड़ी देर में इस चीज़ का पता चल जाएगा। और ये वाली जो टर्म है सेकंड,
इसको भी मैंने एल इंटू एल प्लस वन से किया, लेकिन इस टाइम हमारे पास नेगेटिव है। तो अब आप इन दोनों टर्म्स को अगर ऐड करोगे तो आपको मिलेगा जीरो। तो ये रही हमारे पास रेडियल इक्वेशन, जो सिर्फ जो कंट्रीब्यूशन इंक्लूड कर रही है पोटेंशियल की, जब वो जिस आर की डिपेंडेंस हो, और हमारे पास ये कंट्रीब्यूशन है थीटा की डिपेंडेंस। तो ये मेरे पास रेडियल इक्वेशन है, ये एंगुलर इक्वेशन है। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ, आर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस इक्वेशन का सोल्यूशन है जो यहाँ मैं आपको शो नहीं करा, आप मैथमेटिकल मेथड में कहीं देखोगे इसे, वो है ये, आर एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर इज इक्वल टू ए आर कैपिटल एल प्लस बी ओवर आर एल प्लस वन। आप इसको, हाँ आप ये ज़रूर कर सकते हो कि आप यही जो सोल्यूशन है या नहीं है इस इक्वेशन का, आप इसी सोल्यूशन को पुट करो इसमें, कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है नहीं आती। अगर ये सोल्यूशन होगा तो इसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों सेम होगी। इस तरह अब आप एंगुलर इक्वेशन की बात करें हम, तो एंगुलर इक्वेशन में जो मैंने फिर दोबारा रीअरेंजमेंट की है, वन ओवर थीटा साइन थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास एंगुलर इक्वेशन ये बन गई है। ये इक्वेशन इतनी सिंपल नहीं है, और इसके जो सॉल्यूशंस हैं उसे हम कहते हैं लेजेंडर पोलिनोमियल्स। तो अगेन आप ये कहीं मैथमेटिकल मेथड में देखोगे कि लेजेंडर पोलिनोमियल्स। तो ये एंगुलर इक्वेशन, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये देखिए ये डेरिवेटिव ये डेरिवेटिव, इसका सॉल्यूशन है लेजेंडर पोलिनोमियल्स। वो लेजेंडर पोलिनोमियल्स आप कैसे एक्सट्रैक्ट, देखिए मैंने आपको ये इक्वेशन सॉल्व करके नहीं दिखाई, मैंने आपको बताया कि आपके पास ये इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन ये लेजेंडर पोलिनोमियल्स है। आप इसी तरह की ही डिस्कशन करोगे उसमें क्वांटम मैकेनिक्स में भी लेजेंडर पोलिनोमियल्स आप डील करोगे। तो हाँ, ये आपके पास आप ये ज़रूर देख सकते हो कि आप इन पोलिनोमियल्स को जनरेट कैसे कर सकते हो, कि अगर मैं क्या स्मॉल एल की वैल्यू चेंज करता रहूँ तो पोलिनोमियल्स मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ। तो वो पोलिनोमियल हासिल करने का एक फार्मूला है जिसे कहते हैं रोड्रिगेज फार्मूला। आप इसमें एल की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करें और वन टू थ्री जितने मर्जी जैसे मर्जी चाहें, जिस ऑर्डर के पोलिनोमियल चाहें आप इसमें से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करूँ जीरो ऑर्डर मुझे पोलिनोमियल चाहिए, तो एल की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे एल पे जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स, यहाँ पे होगा वन ओवर टू पावर जीरो वन हो जाएगा, जीरो फिक्टोरियल ये भी वन हो जाएगा, तो ये वन हो गया। ये डी ओवर डी एक्स पावर जीरो ये भी वन, और ये समथिंग जो भी है इसकी पावर जीरो है वो भी वन। तो हमारे पास जीरो ऑर्डर जो पोलिनोमियल है वो इक्वल टू है वन। इसी तरह आप फर्स्ट ऑर्डर देख लें, कि अगर एल की वैल्यू मैं वन कर दूं, तो आपके पास यहाँ से पोलिनोमियल आएगा, यहाँ पे बन जाएगा नीचे टू, वन का फैक्टोरियल वन ही आएगा, टू बी की पावर वन वन बन जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव सिंगल होगा डी एक्स, और यहाँ पे आपके पास टर्म आएगी एक्स स्क्वेयर माइनस वन। ठीक, तो अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास टू एक्स, और ये टू से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास पोलिनोमियल आ जाएगा एक्स। तो एक चीज आप यहाँ से वाज़ेह तौर पे देख रहे हैं वो ये है कि जित जो इसका ऑर्डर है, आप एक दो टर्म देखने के बाद इसका यकीन कर लेंगे कि जो इसका ऑर्डर है उसी ऑर्डर का आपको पोलिनोमियल मिल रहा है। यहाँ पे जीरो है तो जीरो ऑर्डर का पोलिनोमियल है, कि पावर जीरो है एक्स की। यहाँ पे वन है तो पावर वन मिलेगी आपको, यहाँ पे टू है तो आपको पावर टू मिलेगी। तो टर्म्स और ज़्यादा हो सकती हैं पोलिनोमियल में, लेकिन आपके पास जो मैक्सिमम होगा पावर पोलिनोमियल की, वो एल पे डिपेंडेंट होगी। तो यहाँ पे जीरो है तो वन, वन है तो यहाँ पे वन पावर है, यहाँ पे एल की वैल्यू टू है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो टर्म मिल रही है वो एक्स स्क्वायर है। तो आप इस तरह से कई सारे पॉलिनोमियल्स जनरेट कर सकते हैं। और एक और चीज़ वाजे तौर पे देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया पी एल इज एल्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल इन एक्स, तो जो एल की वैल्यू होगी उसी ऑर्डर का आपको पॉलिनोमियल मिलेगा। अगर आपके पास इवन एल है, स्मॉल एल, तो उसकी पावर इवन होगी पॉलिनोमियल की, और अगर आपके पास ऑड है तो आपके पास जो पॉलिनोमियल की पावर होगी आपके पास ऑड मिलेंगी। फैक्टर वन ओवर टू पावर एल एल फैक्टोरियल, ये कहाँ से आया, ये हमने सिर्फ चूज़ किया है कि हमारे पास जो पी एल जो वन हो, जब आप वन पुट करें पी एल में, एक्स की वैल्यू वन पुट करें आप, तो आपके पास मिले यहाँ पे वन। तो ये इस वजह से ये चूज़ किया गया है हमने। यूडिगस जो फार्मूला है वो वर्क करता है
सिर्फ पॉजिटिव, जैसे मैंने अभी जो लोएस्ट वैल्यू ली थी मैंने वो नेगेटिव से स्टार्ट नहीं किया, तो रोड्रिगेज में मैंने जो स्टार्टिंग वैल्यू ली है वो जीरो ली है। तो ये फार्मूला वर्क करता है नॉन नेगेटिव वैल्यूज के लिए, नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एल। और जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जो रेडियल इक्वेशन थी जो साइन थीटा पे डिपेंड, ये थीटा जिसमें हमारे पास डिपेंडेंसी पोटेंशियल की, वो सेकंड ऑर्डर पोटेंशियल है, तो उसके हमारे पास होने चाहिए दो सॉल्यूशन। जबकि मैंने आपको शो किया है एक टाइप का सॉल्यूशन, वो है ये पी एल कॉस थीटा। मैंने आपको ये शो किया कि ये इसका इस सेकंड ऑर्डर एंगुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो मैंने आपको एक शो किया है, लेकिन इसके दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरा हमने क्यों नहीं शो किया, उसकी वजह ये है कि जो दूसरे सॉल्यूशन है वो ब्लो कर जाते हैं थीटा इज इक्वल टू जीरो पे और थीटा इज इक्वल टू फाइव पे। तो यहाँ पे ब्लो करने की वजह से हम इसको जो फिजिकली ये अनएक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस हैं, तो हम इनको इंक्लूड नहीं कर रहे। जैसे कि आप एक चेक कर सकते हैं कि सेकंड ये उसी इक्वेशन को एल इज इक्वल टू जीरो पुट करें उसमें, जीरो के लिए आप ये सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं और आप देखेंगे कि ये भी इक्वेशन जो है हमारे पास एंगुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये उसका सॉल्यूशन है। लेकिन आप जब ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो ये हमारे पास ये अनडिफाइंड हो जाएगा इन एंगल्स पे। तो इस वजह से हम इसको फिजिकली ये अनएक्सेप्टेबल होते हैं, इस वजह से इसको इंक्लूड नहीं करता। तो हमारे पास एंगुलर इक्वेशन के सॉल्यूशन दो होते हैं, लेकिन फिजिकल नीड हमारी ये है कि हम एक ही लेते हैं और वो एक है लेजेंडर पॉलिनोमियल्स। ठीक। तो अब दोनों इक्वेशन को इकट्ठा करो आप, जैसे मैंने स्टार्ट किया था दोनों सॉल्यूशंस को, तो हमने स्टार्ट यहीं से लिया था कि v इज द कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, वन इज टोटली आर डिपेंडेंट, अदर वन ओनली ऑन थीटा डिपेंडेंट। तो पहला ये हमारे पास आर वाला फंक्शन का सॉल्यूशन आ गया और दूसरा हमारे पास ये थीटा का सॉल्यूशन आ गया। अब आप इसको मिला के इकट्ठा ये जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं जैसे हमने पहले लिखा था। तो इसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास होगा ये ए एल आर एल प्लस बी एल इंटू आर एल प्लस वन और पी एल कॉस ईटा। एल को जीरो से लेके स्टार्ट होगी इन्फिनिटी तक, और जैसे मैंने बताया रूडिगर्स फॉर्म में वर्क करता है नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एल के लिए। तो ये हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए जनरल सोल्यूशन है जब हमारे पास सिमेट्री एजीमुथल हो। तो ये रहा हमारे पास एजीमुथली सिमेट्रिक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में सॉल्यूशन सेपरेबल जो है, एक हमारे पास थीटा डिपेंडेंस दूसरी आर डिपेंडेंस। तो जब आपके पास एजीमुथल सिमेट्री एग्जिस्ट करती हो तो आपके पास सॉल्यूशन जनरल ये होगा। तो अब आपके पास जो भी प्रॉब्लम आती है एग्जांपल आती है और आप देखते हैं कि वो अगर उस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व करना आसान है, तो आप जनरल सॉल्यूशन ये यूज़ करेंगे और ए एल और बी एल की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी उसकी बाउंड्री कंडीशन दी होंगी, उन बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करते हुए आप इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये टर्म्स आपको जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जाती हुई नजर आती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं कि जीरो से लेके आप सारी टर्म्स आपको इंक्लूड मिल जाए। तो आप जो प्रॉब्लम देखोगे उसमें कुछ ही टर्म होंगे, किसी में दो होंगे, किसी में तीन होंगे, किसी में चार होंगे, लेकिन ये एक छोटा नंबर होगा जो आप बुक में देखोगे। उतनी ही टर्म्स आप इसमें एक्सपेंड करोगे तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते होंगे। एग्जाम्पल अब ये है 3.6 है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की थर्ड एडिशन है, ये 3.6 थर्ड एडिशन का है। द पोटेंशियल वी नॉट थीटा स्पेसिफाइड ऑन द सरफेस ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर, फाइंड द पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। तो आपके पास एक स्फीयर है, उसके ऊपर पोटेंशियल स्पेसिफाइड है और थीटा डिपेंडेंस आपको यहाँ पे नजर आ रही है और वी नॉट लिखा गया है। हमसे ये क्वेश्चन किया गया है कि पोटेंशियल हमने बताना है इनसाइड द स्फीयर। ये जनरल सोल्यूशन है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके पास अजीमुथल सिमेट्रिक है यहाँ पे आप फाई की डिपेंडेंस नहीं देख रहे, तो आपके पास जो पोटेंशियल में फाई की डिपेंडेंस नहीं है, तो आप ये सोल्यूशन अप्लाई करेंगे जनरल सोल्यूशन जो है। और हमारा काम इस प्रॉब्लम के लिए ये होगा कि गिवन जो कंडीशन है, ये जैसे कि ये बाउंड्री कंडीशन है गिवन है कि अगर आप स्मॉल आर की वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर पुट करेंगे तो आपको ये सोल्यूशन मिलना चाहिए। इस कंडीशन को यूज करते हुए हम इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है। और रीजन कौन सा है हमारा, इनसाइड द स्फीयर, तो ये बात नहीं भूलनी इनसाइड, पहले हम इसी को हिट करेंगे। इनसाइड द स्फीयर मतलब ये है कि आपके पास ओरिजिन भी कहीं अंदर लाई कर रहा होगा, अगर ओरिजिन अंदर लाई कर रहा है तो आर की वैल्यू अगर आप जीरो पुट करें
तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाती है, फाइनाइट होती है, लेकिन ये वाली टर्म जो है वो इन्फिनिट हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम के लिए जब आप इनसाइड द स्फीयर फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास बी एल शुड बी जीरो, तो बी एल जीरो होना चाहिए। तो बाकी आपके पास जो जनरल सोल्यूशन है वो ये रह जाएगा, समीशन एल इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एल आर पावर एल पी एल कॉस थीटा। तो ये मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे रहा हूँ। अब चलें आगे। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ बाउंड्री कंडीशन, और बाउंड्री कंडीशन आप देख रहे हैं कि वो एक ही है हमारे पास यहाँ पे। हाँ, वो है आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो इसके लिए आप पुट करेंगे आर इज इक्वल टू कैपिटल आर के लिए, जब आप स्फीयर के सरफेस पे हैं तो पोटेंशियल होना चाहिए वी नॉट थीटा। तो इस वजह से जब आप इस जनरल सोल्यूशन में आर पुट करें कैपिटल आर, तो वो इक्वल टू होना चाहिए वी नॉट थीटा। तो ये कंडीशन है बाउंड्री कंडीशन, जो हमने इक्वालिटी इसको करके अब ऐसे कोफिशिएंट फाइंड करने हैं जो इस जो इस एक्सप्रेशन को बना दें इक्वल, इसके इक्वल वी नॉट थीटा के। तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशन हमें हेल्प आउट इसी तरह करती हैं कि हम बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करते हुए पहले हमने इसको फिक्स किया, और दूसरी हमारे पास जो कंडीशन थी पाउंड में गिवन थी वो ये है कि हम ऐसे ए एल फाइंड करेंगे जिनके लीनियर कम्बिनेशन से हम इसको कम्बिनेशन से हम ये बना सकें वी नॉट थीटा। तो रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हमारी क्या रहेगी अब, ए एल फाइंड करना। और पी एल, जैसे कि मैंने बताया आपको कि पी एल की जो डोमेन है वो जो पी लेजेंडर पोलिनोमियल्स है वो अगर आप थीटा में है तो वो जीरो से लेके पाई तक होंगे, और अगर आप एक्स की बात करें तो वो आपको देंगे -1 से लेके 1 तक। ये और कंप्लीट सेट है। और जैसे मैंने बताया था लास्ट प्रॉब्लम में, ये कंप्लीट सेट का मतलब ये है कि आप इनके लीनियर कम्बिनेशन से कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं। तो हम फिर इसके लीनियर कम्बिनेशन से अगर इसी डोमेन में है तो इन्हीं के लीनियर कम्बिनेशन से हम ये भी वी नॉट थीटा को भी लिख सकते हैं। तो इस वजह से सिर्फ पॉइंट ये है अभी तक कि हमने ऐसे एल फाइंड करने हैं जो हमारे पोलिनोमियल के कॉन्स्टेंट्स होंगे, अंदर कॉन्स्टेंट होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे, और जिनके लीनियर कम्बिनेशन से पूरा मिलेगा हमें ए नॉट थीटा। तो पहली जैसे मैंने बताया कंप्लीटनेस है, और जैसे हमने पहले यूज किया था फोर ट्रिक, इस केस में भी हम फोर ट्रिक यूज करेंगे। इस केस में भी फोर ट्रिक यूज करेंगे क्योंकि ये कंप्लीट है और ऑर्थोगोनल, और इनमें ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो, तो अगर आपके पास एक्स में है लेजेंडर पॉलिनोमियल, तो हमारे पास इंटीग्रेशन लिमिट है -1 से लेके 1 तक। और अगर आप है इसमें थीटास में है तो 0 से लेके पाई तक। और दोनों केसेस में अगर आपके पास एल डज नॉट इज इक्वल टू एल प्राइम है तो आपको मिलेगा 0, और अगर एल प्राइम इज इक्वल टू एल है तो आपको ये मिलेगा 2/2l+1। तो ये हमारी मतलब है ऑर्थोगोनैलिटी का। तो हम इस ऑर्थोगोनैलिटी को यूज करके हम फाइंड करेंगे ए एल्स। तो अब मैंने ये किया है, जो हमारा लास्ट एक्सप्रेशन था ये वाला, ये एक्सप्रेशन, ठीक है, इस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन ली है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ली है, और पी एल प्राइम कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये जो मैंने ग्रीन में लिखा हुआ, ये ग्रीन में लिखा, ये और ये दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई किया है। ये देखिए यहाँ भी इंटीग्रेशन और यहाँ पे भी ये। तो यहाँ पे जब आपने ये फॉर्म बन गई, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो आप ये देखें यहाँ पे आप ऑर्थोगोनैलिटी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी यूज करूंगा, हमारे पास जो टर्म रहेगी सिर्फ वो एक ही रहेगी, और वो है एल प्राइम वाली। एल प्राइम वाली वो टर्म रहेगी, और बाकी हमारे पास हो जाएगा 0। तो बाकी हमारे पास एल की टर्म्स वैनिश हो जाएंगी, सिर्फ एक ही टर्म एग्जिस्ट करेगी। ये देखिए बाकी सारी, जब एल प्राइम डज नॉट इज इक्वल टू एल है तो ये इंटीग्रल का रिजल्ट हमें 0 मिल रहा है, और अगर एल प्राइम इज इक्वल टू एल है तो हमें इंटीग्रल का रिजल्ट मिलता है 2/2l+1। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि ये वैनिश हो गया हमारे पास समीशन, हमें सिर्फ एक ही टर्म मिली, पूरी इंटीग्रेशन का रिजल्ट हमारे पास ये आया, एक 2/2l+1 ये नंबर आया। और इसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी ए एल प्राइम आर पावर एल प्राइम इंटू 2/2l प्राइम+1। ये इंटीग्रेशन की जगह पे आ गया 2/2l+1। अब देखें पूरी इक्वेशन में कहीं भी एल भी नहीं है, यह एल प्राइम और एल तभी लिखा गया था ताकि आप दो इंडस्ट्रीज में डिफरेंशिएट कर सकें। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अब तो कोई एल प्राइम एल नहीं रहा, स्मॉल एल, तो आप इसमें एल प्राइम लिखें या एल लिखें तो बात एक ही है। तो मैंने अब इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, ये जो कोफिशिएंट्स हैं मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो ये मेरे पास एल्स हैं।
तो ये मेरे पास कोफिशिएंट्स आ गए ए एल। अब इन इंटीग्रल से ही अगर मैं सॉल्व कर सकता हूँ, जो कि मुश्किल है सॉल्व करना इस इंटीग्रल को, अगर मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लूँ तो ये जो कोफिशिएंट आएंगे मैं पुट करूंगा अपने वो लीनियर कॉम्बिनेशन में, और वो हमें इक्वल होंगे वी नॉट थीटा के। जैसे मैंने बताया इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना एक अच्छा खासा टास्क है। तो बाज़ का तो ये होता है कि आपके पास जो ऑलरेडी जो समीशन था, जैसे ये वाला समीशन था जहाँ से हमने स्टार्ट लिया ये वाला, इस समीशन से ही आपको जो फैक्टर्स हैं ये ए एल्स फाइंड करना आसान हो जाते हैं, बजाय कि आप वो पूरा उसकी इंटीग्रेशन वाले रिजल्ट में जाएं। वो देखिए वो जनरली ट्रू है, जो इंटीग्रेशन वाला मैंने आपको रिजल्ट दिखाया ए एल के लिए, जीरो से पाई तक जो इंटीग्रेट कर रहा है, आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वो उसकी डिफ़िकल्टी है को देखते हुए बाज़ के जो अक्सर कंडीशन में वो डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ केसेस के लिए, कि आप ये इक्वेशन टू को यूज करें और एल्स फाइंड कर लें। जैसे ये एग्जांपल कोट की हुई है मैंने, और वो ये है, ये मेरे पास है वो फॉर्मूला। तो सपोज वी टोल्ड, हमारे पास वी नॉट स्पेसिफाई कर दिया जाता है और वी नॉट थीटा ये है, या देखिए हमें यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो वी नॉट थीटा मेरे पास यहाँ पे लेट्स से स्पेसिफाइड है के इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू। तो अब अगर आप इसी इंडिकेशन के चक्कर में पढ़ेंगे तो ये आपके पास टास्क काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम अगर डायरेक्ट सिमेशन वाले से निकाल सकें तो हम वो कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना लिख लेता हूँ कॉस थीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू को हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया। देखिए साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू इज इक्वल टू होता है वन माइनस कोस थीटा ओवर टू, ट्रिग्नोमेट्री से। तो मैंने ये यूज़ किया, और हमें ये पता है कि पी नॉट जो है, पी नॉट पोलिनोमियल जब मैंने आपको शो किया था, वो पी नॉट ये था ना, पी नॉट एक्स वाज इक्वल टू वन, वो वन था। तो यहाँ पे एक्स हमारे पास बेसिकली कॉस थीटा है, तो ये मैं वन की जगह पे लिख दूंगा, ये वन की जगह पे आ गया। और पी वन कॉस थीटा, जो पी था हमारे पास लास्ट हमने स्लाइड पे देखा है, पी वन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो पी वन यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा एक्स है, तो पी वन कॉस थीटा क्या इसके इक्वल है कॉस थीटा के। तो मैंने अब इस पहले क्या किया, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट को एक और फॉर्म में लिखा जो कि करीब तर थी पी नॉट्स के। तो अब मैंने इसको लिख लिया इन द फॉर्म ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल्स। तो ये मेरे पास आगे जो पोटेंशियल था वो इस टर्म में इस फॉर्म में लिखा गया इन द फॉर्म ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल, और उसकी दो टर्म्स हैं। ठीक है, अब आप पुट कर दें दोबारा उस इक्वेशन में जो मैंने आपको दिखाई थी इक्वेशन नंबर टू। उस इक्वेशन में वो हमारे पास इक्वेशन नंबर टू ये है, उसकी लेफ्ट हैंड ये साइड ये थी और राइट हैंड साइड थी वी नॉट, जो कि ये है, और वी नॉट हमारे पास इक्वल टू है इसके, ये वी नॉट। तो लेफ्ट हैंड साइड ये, राइट हैंड साइड ये। तो हमने बेसिकली अब सिर्फ कोफिशिएंट मैच करने हैं। यहाँ पे एल के कितने कोफिशिएंट्स हैं, वो हैं दो, एक है जीरो के लिए और एक है वन के लिए। बाकी सारे कोफिशिएंट्स यहाँ पे एल इजिकल टू टू के लिए जीरो है, एल इजिकल टू थ्री के लिए जीरो है, सारे कोफिशिएंट जीरो हैं। तो हमें यहाँ से भी वन टू वन कोफिशिएंट से मैच करेंगे इनके कोफिशिएंट्स, तो वो हम ए एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आराम से। तो ये हमने यानी की है। तो मैंने जैसे बताया सारे यहाँ पे जीरो, एल की ग्रेटर देन वन जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारे कोफिशिएंट जीरो हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड पे सारे कोफिशिएंट जीरो हैं। तो यहाँ पे वन टू वन क्रॉसपोंडेंस करेंगे तो आपके पास जीरो आएंगे। तो जो कोफिशिएंट नॉन जीरो होंगे वो है ए जीरो, क्योंकि यहाँ पे ए जीरो का कोफिशिएंट नॉन जीरो है। यहाँ पे ए वन होंगे कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे ए वन का है। तो अब आप इसे सिमिलैरिटी देख लें, इनके कोफिशिएंट कोफिशिएंट मैच कर लें। तो पी नॉट कॉस थीटा का कोफिशिएंट है के ओवर टू, और पी वन कॉस थीटा का कोफिशिएंट है माइनस के ओवर टू, और आर भी साथ है, इसके आर भी साथ आएगा। ठीक, तो ये मेरे पास आ गए कोफिशिएंट्स। तो ये इस तरह मैंने डायरेक्ट सम को यूज करते हुए क्या किया, मैंने अपने पोटेंशियल को लिखा इन द फॉर्म ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल, और फिर मैंने कोफिशिएंट कंपैरिजन से ये कोफिशिएंट फाइंड कर लिए। तो अब आप अगर आप कोफिशिएंट इन्हीं कोफिशिएंट को जनरल सोल्यूशन में प्लेस करें, क्योंकि ये जनरल सोल्यूशन में अगर डालें आप इनको, जो मैं आपको शो करता हूँ इक्वेशन नंबर है वन। तो
ये रहा जनरल सोल्यूशन, ये जनरल सोल्यूशन था। तो इस बाउंड्री कंडीशन से मैंने कोफिशिएंट फाइंड कर लिए। अब मेरे पास सोल्यूशन आ गया ये। इस सोल्यूशन में मैं ए एस फाइंड पुट करूंगा, तो ये मेरे पास होगा सोल्यूशन जो आर और थीटा का होगा इनसाइड द स्फीयर। तो इन कोफिशिएंट्स को मैंने यहाँ पुट कर दिया। पहला कोफिशिएंट देख लें आप। पहला कोफिशिएंट आपके पास आर पावर ज़ीरो है और साथ के ओवर टू है, के ओवर टू यहाँ आ गया, आर पावर ज़ीरो है। दूसरा कोफिशिएंट है आर, कोफिशिएंट आपको आर पावर वन मिल रहा है और नीचे हमारे पास है ओवर टू आर। तो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे टू आर। तो अ, इसको अगर आप इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा लिख लें तो पी नॉट हमारे पास वन के इक्वल होता है, ये वन आ गया। और पी वन इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा के। तो ये मेरे पास है सोल्यूशन। तो प्रॉब्लम में हमने दो साइड देखी। आपके पास जो इंटीग्रल होगा वो हमेशा आपका वर्क करेगा, आप ए एस वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पोटेंशियल को इन द फॉर्म ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल्स लिख सकें, तो आप वो सम वाले फॉर्मूले से, सम वाली साइड से आए, तो आप जल्दी इसके कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे। आपको कुछ रास्ते में कोई इंटीग्रल सॉल्व नहीं करना पड़ा। तो हमने एग्जांपल्स में ये देखा। अब एग्जाम्पल है 3.7। और 3.7 एग्जाम्पल में हमसे ये कहा गया है कि अब आपने पोटेंशियल फाइंड करना है आउटसाइड स्फीयर। केस वही है, द वी नॉट थीटा इज अगेन स्पेसिफाइड ऑन द surface ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, बट दिस टाइम वी आर आस्क्ड टू फाइंड द पोटेंशियल आउटसाइड एज्यूमिंग देयर इज नो चार्ज देयर। तो आपने पहले फाइंड किया था पोटेंशियल स्फीयर के अंदर, तो अब हमसे पूछा गया है कि पोटेंशियल बताओ बाहर। फिर वही हमारे पास एजीमुथल सिमेट्री है, क्योंकि ये हमारे पास फाई डिपेंडेंट नहीं है इसकी पोटेंशियल की। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये है। और अब हमें पता है कि जो टर्म है, आपके पास जो डोमेन है वो है आर से लेके, क्योंकि आपने बाहर रहना है, आर से लेके इन्फिनिटी तक है। ठीक है, आप आउटसाइड स्फीयर है। तो अगर आप इसमें ये लिमिट्स पुट करें इस केस में कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमारे पास, ये टर्म तो डाई डाउन हो जाएगी, आप वन ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन ये वाली टर्म फ्लो कर जाएगी, ये इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगी। तो हाँ, इस केस में फिर ए एल इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो बाउंड्री कंडीशन में पहले तो ये बताती है कि ए एल इज इक्वल टू जीरो। तो अब हमारे पास रह गया ये। तो पहले हमारे पास बी एल जीरो हुआ था क्योंकि हमने इनसाइड फाइंड करे थे, और इस केस में हमारे पास ए एल जीरो हुआ है क्योंकि हम आउटसाइड फाइंड कर रहे हैं। तो ये सोल्यूशन है। और हमने गिवन स्पेसिफिक केस के लिए, अगर आपके पास कोई केस हो जहाँ पोटेंशियल स्पेसिफाई हो, तो आप इसके कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन एक है वो ये है कि अगर आप स्फीयर के ऊपर हैं, जब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है, तो आपके पास पोटेंशियल वी नॉट होना चाहिए। वो हम बाउंड्री पुट कर देते हैं और वो ये है। तो इस स्पेसिफाई बाउंड्री के लिए आप देख लें वी आर थीटा, जब मैंने स्मॉल आर को इज इक्वल टू कैपिटल आर पुट किया है, तो यहाँ पे कैपिटल आर है, दे शुड बी कैपिटल आर। और जी, और ये आर, कैपिटल आर की पावर एल प्लस वन है, यहाँ पे भी आर है कैपिटल और यहाँ पे भी आर। तो जब आप स्फेयर पे हैं तो आपका पोटेंशियल ये पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू दिस होना चाहिए। बाउंड्री कंडीशन हमें ये कहती है। तो अगेन आप वही फोरियर ट्रिक यूज करोगे, पूरी इक्वेशन को पी एल प्राइम कॉस थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, साथ इंटीग्रेट कर लोगे जीरो से लेके पाई तक। फिर वो ऑर्थोगोनैलिटी का रिलेशन यूज करोगे, तो उस रिलेशन से हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। ये टर्म आ गई और फिर दोबारा उसको रीअरेंज किया तो आपके पास ये आ गया। तो बी एज दोबारा आप इस इंटीग्रल फार्मूले से हासिल कर सकते हो। तो ए एल हमारे पास यहाँ पे जीरो है, तो ए एल फाइंड करने का हमें कोई हेडेक नहीं है। तो यहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक केस नहीं ले रहे। यहाँ पे आपको पता है कि ये डायरेक्ट आप इंटीग्रल यूज करो। स्पेसिफिक एक केस हम देख चुके हैं, वो मेरे में काफ़ी है कि आप डायरेक्ट सम से कैसे आ सकते हो, कि डायरेक्ट सम ये वाला फार्मूला। अब अगर आपके पास वी नॉट सम हाउ आप अगर लिख सको इन द फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल, तो आप इस डायरेक्ट सम से भी आ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो उसे। ठीक है, Yes. देखो ये स्फीयर है, ठीक है। अच्छा,
अब आपके पास जो चलिए स्फेयर ही ले लेते हैं, बस स्फेयर ही ले लेते हैं। तो हमें पता है कि अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करूं, ये कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करूं, वो ये है, एक ये रहा z, ये रहा x, और ये रहा y कह लो, या x कह लो, y कह लो, ये z है, ये पक्का z है। तो z, हमारे पास जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ये होते हैं, ये रहा z। तो आप अगर एक वेक्टर ड्रॉ करते हो यहाँ से कहीं इसी पॉइंट पे पोटेंशियल देखते हो, जो वेक्टर r है, और ये हमारे पास यहाँ पे होगा थीटा। ठीक है। तो अब अगर ये कह रहा है कि आप जिस तरह थीटा को वेरी करते हो, अगर थीटा जीरो है तो आपको कुछ पोटेंशियल कुछ और मिलेगा, थीटा ये 10 डिग्री है तो पोटेंशियल कुछ मिलेगा, यहाँ पोटेंशियल अलग हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल अलग हुआ, यहाँ पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ पे पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ पोटेंशियल अलग होगा। ये थीटा डिपेंडेंस है। जबकि आर डिपेंडेंस ये थी कि आप आर में मूव करें, आगे जाएं पीछे जाएं इस डायरेक्शन में, तो वो आपकी आर की डिपेंडेंसी जो आपने पॉइंट चार्ज के लिए देखी है। जबकि ये आर डिपेंडेंस है, आप बढ़ाते जाएं इसको, कम करें, बढ़ाते जाएं, कम करें, ये आर डिपेंडेंस है। लेकिन ये जो है आप आर सेम है और थीटा वेरी कर रहा है और पोटेंशियल चेंज हो रहा है, ये थीटा डिपेंडेंस है। ठीक है। सर ये तो फिर ऐसा कोई केस होगा ना जिसमें चार्ज जो होगा अगर ओवर द सरफेस लेते हैं तो वो भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, कोई ऐसा ही है उसका हाँ, चार्ज एग्जैक्टली एग्जैक्टली ज्यादा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली और वो अगर पॉइंट आ रहा है। सॉलिड स्फेयर की बात करें तो उसमें भी यूनिफॉर्म चार्ज नहीं होगा, वो हाँ, डेंसिटी लेट जो है से वो नहीं है, चार सफेद चार डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये केसेस वहां पे होंगे, हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये केस अब वो आ रहा है जो आपने पॉइंट आउट किया है ना, कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो वो थीटा डिपेंडेंस है। तो ये अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास वही है, और लास्ट वही है, लास्ट टॉपिक हमारा वही है। एग्जाम्पल नंबर 3.8, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसमें ये है कि हमारे पास एक न्यूट्रल मेटालिक स्फेयर है, उसका रेडियस कैपिटल आर है, वो हमने प्लेस किया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जेड के अलोंग है, और हर पॉइंट पे हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड ई नॉट है, डायरेक्शन भी फिक्स और मैग्नीट्यूड भी हमारे पास कांस्टेंट। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म होगी। और यहाँ पे अगर आप प्लेस करेंगे एक कंडक्टर, जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, तो आपको नज़र आएंगे चार्जेस जो इंडक्शन नज़र आएंगी, चार्जेस थोड़े से डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको अगर शो करूँ, तो ये रहा मेरा कंडक्टर। तो जैसे मैंने ना, पहले ही मेरा ये कंडक्टर है, और अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नहीं की तो आपके पास पूरी तरह हर तरफ जितना पॉजिटिव चार्ज था, जैसे ये अगर मैं शो करना चाहूँ इसे, तो आपको पता है कंडक्टर में हमारे पास फ्री चार्जेस होते हैं। तो पहले जितना चार्ज था यहाँ पे पॉजिटिव था, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है। तो ये आपको इस तरह की, ये बहुत ही वेग पिक्चर बना रहा हूँ मैं, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट होगी। तो ये हमारे पास पहले डिस्ट्रीब्यूशन जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नहीं की, लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की है, जो कि मैं शो कर रहा हूँ आपको ऐसे, इस केस में कि आपके पास ये स्फेयर है, अब आप ये कर रहे हैं कि आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की जिसकी डायरेक्शन जेड है, डायरेक्शन आपके पास यहाँ पे जेड है, और यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द स्पेस। अब वो क्या करेगी, वो पॉजिटिव चार्ज को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव करेगी। ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, इन द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्राइव करेगी, और वो नेगेटिव चार्ज को ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड उनको उस तरफ ड्राइव करेगी। तो यहाँ पे इनको इनके ऊपर फोर्स लगेगी ऑपोजिट टू द फील्ड, और इनके ऊपर फोर्स होगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो यहाँ पे आपको पोलराइजेशन नजर आ जाएगी। आपको थ्रू आउट, स्फेयर, अगर स्फेयर से दूर आप हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नजर आएगी, लेकिन जैसे ही आप स्फेयर के करीब आए तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अ, इस तरह से कुछ है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई होगी जो हम कह चुके हैं, एक कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर कंडीशन थोड़ी सी इसको डिस्टॉर्ट करेगी। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो आसानी से थीटा डिपेंडेंस।
तो अब अगर मैं थीटा लूँ यहाँ पे, वेक्टर लूँ इस स्फेयर के ऊपर ही, और इसका ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो है पुट चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पे नहीं है, कम है, यहाँ पे कम होता चला जा रहा है, यहाँ पे कम होता चला जा रहा है, यहाँ पे दोनों से डिस्टेंस बराबर हो गया, जितना नेगेटिव है वहाँ पे उतना ही पॉजिटिव है, डिस्टेंस भी दोनों का सेम है, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे आपको अलग पोटेंशियल नजर आएगा, यहाँ पोटेंशियल अलग, यहाँ पे पोटेंशियल अलग नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरह की डिपेंडेंसी जो है ना आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये रही हमारी सिचुएशन, ये प्रॉब्लम है, और हमसे ये पूछा गया है कि पोटेंशियल बताएं आउटसाइड द स्फेयर। तो आउटसाइड द स्फेयर हमें पोटेंशियल बताना है, और स्फेयर और पहली जो हम assumption लेते हैं हमारा ये मेटल स्फेयर है, और मेटल स्फेयर आप जहाँ मर्जी रख दें, जितनी मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म हो या ना हो, वो हमेशा होती है इक्वी पोटेंशियल। और हम चाहें, क्योंकि हमें रेफरेंस को सेट करना ही करना है इन्फिनिटी पे या फिर कहीं और पे भी आप रेफरेंस सेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि वही मैं एज वेल सेट इट टू जीरो, तो हम जो ये स्फेयर है ये, इसको हम सेट कर देते हैं यहाँ पे पोटेंशियल जीरो, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। तो हमने पोटेंशियल को असाइन कर दिया एक पॉइंट को इसके जीरो, और चूंकि पोटेंशियल हम एक पॉइंट को ही असाइन करते हैं, तो पोटेंशियल मैंने एक पॉइंट पे इसके स्फीयर के सरफेस पे मैंने असाइन किया जीरो, तो चूंकि ये एक ही पोटेंशियल सरफेस है, तो पूरे इसके पूरे सरफेस पे पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। अच्छा, ये सिमेट्री हमें ये शो करती है कि जो हमारे पास अब इंटायर एक्स वाई प्लेन है, ये इंटायर एक्स वाई प्लेन, ये पूरा एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन हमारे पास वहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक, तो अब लार्ज जी पे अगर आप इससे स्फेयर से बहुत दूर हो, क्या पोटेंशियल जीरो होगा? नहीं, क्योंकि पूरे स्पेस में हमारे पास यूनिफॉर्म है, और आपको ये नज़र आता है कि ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो आप यूज़ करें, और अगर आप सिर्फ जेड के अलॉन्ग मूव हो रहे हैं, लार्ज जी जेड के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास ये जो लेंथ है, ये पाथ एलिमेंट होगा वो डी जी है, उसको आप इंटीग्रेट करें ई नॉट को, तो आपके पास आ जाएगा जी। ठीक है, तो साथ कोई कांस्टेंट अपेयर होगा। तो लार्ज जी पे हमारे पास पोटेंशियल जीरो नहीं है यहाँ पे, जैसे पे कि पहले केस में होता, पूरे स्पेस पे यूनिफॉर्म है, और दूर जाएंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको पोटेंशियल ई नॉट जेड मिलेगा प्लस किसी कांस्टेंट के साथ। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन से पेयर हुआ है। हाँ, आप ये कांस्टेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप बाउंड्री कंडीशन पुट करें, तो बाउंड्री कंडीशन इसी में पुट कर देते हैं हम। तो अगर मैं जी इज इक्वल टू जीरो पुट करूँ तो पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, वो हमें सिमेट्री यहाँ से शो कर रही है। तो वी जीरो है किस पे, जब आप इसी इक्वेशन में ई नॉट जी जीरो पुट करते हैं, जी की जगह पे जीरो पुट करते हैं, जी की जगह पे जीरो आ गया, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, और प्लस सी है, तो ये हमारे पास पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, और सी की वैल्यू भी इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो पहले तो हमने कांस्टेंट फाइंड कर लिया यहाँ से, तो पोटेंशियल पूरे स्पेस में होगा, यहाँ पे जेड डिपेंडेंस आपको नजर आ रही है, और माइनस ई नॉट जी है। अब चले आगे, तो हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन आ गई, जो हमने सामने रखते हुए, जिनकी हेल्प से हमने अपने फाइंड करने हैं कोफिशिएंट्स ए एल्स और बी एल्स। तो पहली बाउंड्री कंडीशन हमारे पास ये है जो हमने फिक्स की है, वो है कि अगर आप स्फेयर के सरफेस पे हैं तो आपको पोटेंशियल मिलेगा ज़ीरो, और अगर आप हैं आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि एच लार्ज डिस्टेंस है आर से, बहुत ही दूर से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको पोटेंशियल मिलेगा ई नॉट जी। ई नॉट जी, तो जी की जगह पे मैंने पुट किया है, हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से पता है कि जी इक्वल्स टू होता है आर कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ई नॉट आर कॉस थीटा अप्लाई किया। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे आपके पास थीटा डिपेंडेंस होगी, तो थीटा पर डिपेंडेंस हमें यहाँ पे नजर आ रही है। अब हम यूज करते हैं अपना वो जनरल रिजल्ट, जो एजीमुथल सिमेट्रिक रिजल्ट में। तो एजीमुथल सिमेट्रिक में आप ये देख सकते हैं कि जो डिपेंडेंस होगी इसकी, अगर मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूँ, वो ये है कि अगर मैं इसको ऐसे ट्रेवर्स करता हूँ थीटा के अलॉन्ग, थीटा में चेंज करता हूँ,
शुड हैव चेंज द कलर। तो मेरे पास ये है, और ये रहा थीटा, ये रहा थीटा। तो थीटा मैं जैसे चेंज कर रहा हूँ पोटेंशियल चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रेवर्स करता हूँ 2 पाई अलोंग एजीमुथल मूव करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ इसे, तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, ये यूं, ये यूं। तो ये देखें, ये सर्कल भी आपको नजर आ रहा है। तो मैं अगर इस सर्कल पे मूव करूँ तो पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। लेकिन मैं जैसे इस सर्कल से ऊपर जाता हूँ, ऊपर या नीचे, क्योंकि वो थीटा वेरी कर रहा है उसमें, तो फिर ये पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे ये सर्कल है, लेट मी ड्रॉ इट। तो ये देखें यहाँ पे ये एजीमुथल डिपेंडेंस नहीं है, तो यहाँ पे पोटेंशियल अलग होगा, लेकिन पूरे सर्कल पे सेम होगा, यानी कि फाइव पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो यहाँ पे भी आपके पास पूरे सर्कल पे सेम होगा, लेकिन एक सर्कल से दूसरे में जाएंगे, जिसके लिए थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज करना पड़ेगा आपको, तो उस पर पोटेंशियल चेंज होगा। ठीक है। तो अब आपको दोनों टर्म्स चाहिए होंगी। अब आप दोनों टर्म जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि एट लार्ज आर आपके पास जो पोटेंशियल है वो जीरो नहीं है। तो अगर जीरो होता तो हम फिर ये इसको जीरो देखते, लेकिन एट लार्ज आर आपके पास पोटेंशियल जीरो नहीं है। अच्छा, और दूसरी हमने फाइंड आउटसाइड करना है, तो आर जीरो पुट करने की भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आर अगर देखें ये आर लार्ज पे आपके पास ये इन्फिनिट नहीं हो रहा पोटेंशियल, तो ये टर्म नहीं वैनिश होगी। अगर ये आर ये ब्लो अप हो रहा होता पोटेंशियल, इन्फिनिट हो रहा होता, तो हमें या जीरो होना होता, तो फिर हम इसको वैनिश करते, लेकिन अब इस केस में ऐसा नहीं है। और ये दूसरा कि आर इज इक्वल टू जीरो भी हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि हम आउटसाइड द स्फीयर हैं। तो उस केस में अगर 1/0 आता तो ये टर्म जो है अनडिफाइंड हो जाती, तो हमें बी एल जीरो करना पड़ता, जो इस केस में वो भी नहीं है। तो दोनों टर्म्स आएंगी हमारे पास, बी एल वाली भी, क्योंकि ये भी ब्लो अप नहीं हो रही, और ए एल वाली, आर एल वाली, ये भी हमारे पास अनडिफाइंड नहीं है। तो अब हम बाउंड्री कंडीशन ग्रेजुअली अप्लाई करेंगे। दो बाउंड्री कंडीशन है। पहली बाउंड्री कंडीशन हमें ये बताती है कि अगर आप इस एक्सप्रेशन में पूरा पुट कर दें कैपिटल आर, कि अगर सिर्फ आप स्फेयर के सरफेस पे आ जाएं तो पोटेंशियल मिलेगा आपको जीरो। ये बाउंड्री कंडीशन। तो मैंने पूरे एक्सप्रेशन में पुट किया कैपिटल आर, तो वो इक्वल टू हुआ जीरो, तो बाकी जो भी वो कॉन्स्टेंट टर्म थी वो इक्वल टू हो गई जीरो। तो ये किसी भी एल के लिए ट्रू है, तो इस वजह से यहाँ पे समीशन वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इस वजह से आप जो कोफिशिएंट हैं किसी भी एल के लिए, बी एल इज इक्वल टू माइनस ए एल आर पावर टू एल प्लस वन होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इस इक्वेशन को रीअरेंज किया। तो यहाँ पे नेगेटिव तो प्लस था, यहाँ पे जाके नेगेटिव हो गया, वगैरह वगैरह। अब आप दोबारा जैसे हम करते हैं कि बाउंड्री कंडीशन पहले अप्लाई की, फिर हम दोबारा उसी जनरल रिजल्ट में पुट कर देंगे। तो पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, जो हमें मिला है हमें दोबारा इस रिजल्ट में पुट कर दिया। तो मैंने इस रिजल्ट में दोबारा पुट कर दिया। तो इस रिजल्ट के मुताबिक, बाउंड्री कंडीशन के मुताबिक, बी एल इज इक्वल टू माइनस ए एल कैपिटल आर पावर टू एल प्लस वन। तो बी एल की जगह पे आ गया ए एल, जो मैंने कॉमन ले लिया, और आर पावर टू एल प्लस वन। पहली बाउंड्री कंडीशन से हमें ये मिल गया। अब आ जाओ सेकंड बाउंड्री कंडीशन पे। अच्छा, सेकंड बाउंड्री कंडीशन हम ये कहती है कि व्हेन आर स्मॉल आर is much larger than radius of the sphere, when you observing the potential of due to sphere from a large distance, then this will happen। तो ये तुम्हारे पास जो टर्म है ये जीरो हो जाएगी, क्योंकि आर बहुत बड़ा कैपिटल आर से। तो आप एक स्मॉल एक टर्म को बहुत ही लार्ज टर्म से डिवाइड करें तो ये निगलिजिबल हो जाएगी, अपोचिस टू जीरो हो जाएगी। बाकी हमारे पास टर्म रहेगी ये वाली। ठीक है। तो ये हमारे पास जो टर्म है, अब ये देखिए राइट हैंड साइड देखिए इसकी। ये राइट हैंड साइड हमारे पास कौन सा लेजेंडर पॉलिनोमियल है? सिर्फ ऑर्डर वन, सिर्फ ऑर्डर वन हमारे पास लेजेंडर पॉलिनोमियल। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है पी वन कॉस थीटा के। तो ये सिर्फ पी वन कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड के जो कोफिशिएंट है वो हम कंपेरिजन करेंगे, और वो हमें ये बताते हैं कि पी वन कॉस थीटा के कोफिशिएंट के अलावा यहाँ पे सारे कोफिशिएंट जीरो हैं। सिर्फ हमारे पास एग्जिस्ट करेगा ए वन।
तो लेफ्ट हैंड साइड के सारी एल की टर्म जीरो हो जाएंगी सिर्फ कोफिशिएंट कंपेयर से, क्योंकि दो पोलिनोमियल अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब है उसके सारे कोफिशिएंट भी इक्वल हैं। राइट हैंड साइड में ए P1 के अलावा सारे कोफिशिएंट जीरो हैं, तो सारे जीरो होंगे सिवाय L1 के। तो A1 आर पावर वन इसी एक्सप्रेशन में पुट किया, A1 आर पावर वन P1 cos थीटा, ये आ गया इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आर P1 cos थीटा। कैंसिलेशन होके आपको साफ नजर आ रहा है कि E1 इज इक्वल टू माइनस ई नॉट, A1 इज इक्वल टू माइनस ई नॉट। अब आप सिर्फ ये रिजल्ट जो दोनों है, इस रिजल्ट में हमने A1 की ए की वैल्यू पुट कर देनी है, और ये हमें बता रहा है कि L की सारी वैल्यू जीरो है, सिर्फ हमारे पास जो एग्जिस्ट करेगी A1 की वैल्यू। तो ये मैंने A1 की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे आप A1 की वैल्यू पुट करो, ये आ जाएगा A1 L की पावर वन, यहाँ पे टू प्लस टू मल्टीप्लाई बाई वन प्लस वन थ्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा पावर टू। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, ये सोल्यूशन है, और सोल्यूशन हमें ये बता रहा है कि आप इस P1 cos थीटा को इन दिस फॉर्म लिख सकते हो। और ये देखें आप, ये वाली इसमें दो टर्म्स हैं, पहली टर्म है हमारे पास माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा है, तो ये बिल्कुल वही टर्म नहीं है जो हमारे पास इन लार्ज डिस्टेंस पे हमें नजर आ रही थी, बिल्कुल वही है, माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा। और दूसरी वाली टर्म ये क्या है, ये प्लस है ई नॉट, यहाँ पे हमारे पास है आर क्यूब आर स्क्वायर, और साथ आता है कॉस थीटा। ठीक, तो ये वाली जो है टर्म, ये इंडक्शन की वजह से जो चार्ज इंड्यूस हुआ था उसकी वजह से ये पोटेंशियल है, और वो ये वाली टर्म है हमारे पास जो ऑलरेडी वहाँ पे वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल था, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल, और ये हमारे पास पोटेंशियल इंड्यूस हुआ है इंडक्शन की वजह से, जो चार्ज इंड्यूस हुआ था। अब लास्ट एक और अगर हम जॉब कर लें वो ये है कि हम देखना चाहते हैं कि जो इंडक्शन हुई है असल में वो क्या है, जो चार्ज इंड्यूस हुआ है स्फीयर के ऊपर वो हम जानना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है कि हम अगर पोटेंशियल का डेरिवेटिव ले लें ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो ऑन द सरफेस मेटल स्फीयर पे ये हमारे पास अगर डेरिवेटिव ले लें उसका माइनस एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी चार्ज डेंसिटी। तो ये सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लें हम इसका, आर का डेरिवेटिव होगा वन हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और आपके पास ई नॉट साथ आ जाएगा, आर के डेरिवेटिव वन हो जाएगा, और ये वन ओवर आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस टू ओवर आर क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस इंटू कॉस थीटा। और मेरे ख्याल में यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म होना चाहिए जिसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, और ये आपके पास बन गया। जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो ये आर कैंसिल हो जाएंगे, ये आर कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और ये रही हमारे पास चार्ज डेंसिटी क्लियरली आपको नज़र आ रही है कि वो थीटा डिपेंडेंट है। तो अगर आप मूव होते हैं स्फेयर की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ, ऊपर की तरफ जो हमारे पास है जेड के लॉन्ग, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ आपको मिलेगा जब थीटा होगा जीरो से पाई ओवर टू तक, तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है जैसे आपको प्रॉब्लम में नजर आ रही थी। और अगर आप इसे बढ़ाते हैं थीटा की वैल्यू जो साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाते हैं, तो आपके पास चार्ज डेंसिटी नेगेटिव नजर आएगी। जी बच्चों, हेलो। सर। हाँ, आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही थी मेरी दरम्यान में। नहीं सर, सही आ रही थी। चलो, वैसे वो है कि डिस्टॉर्शन हो रही हो तो फिर वो वीडियो में मेखा में डिस्टॉर्शन आ जाती है, उनकी रिकॉर्डिंग क्लाउड पे होती है ये। हाँ, फॉलो किया आप लोगों ने।
हेलो। जी सर। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को क्या? सर आ रही आ है। रही है सर, आवाज आ रही है। सही यार।